हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टोक्स थ्योरम का प्रूफ देखने वाले हैं और इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम स्टोक्स थ्योरम का न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे, जिससे करके इस टॉपिक के सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि स्टोक्स थ्योरम आखिर होता क्या है और एग्जाम में अगर स्टोक्स थ्योरम का प्रूफ पूछा जाता है तो उसे कैसे हम सिस्टमैटिक वे में लिख के प्रूव कर सकते हैं, जिससे करके हमें फुल मार्क्स मिल जाए। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो स्टोक्स थ्योरम है क्या वो समझ लेते हैं। स्टोक्स थ्योरम जो है वो सिंपली सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देता है या फिर लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देता है। तो वही लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है कि किसके लिए यूज होता है, कन्वर्ट कर देता है किसको, सरफेस इंटीग्रल को किस में, लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देता है। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो कन्वर्ट करता है लाइन इंटीग्रल को किस में, सरफेस इंटीग्रल में। अब क्वेश्चन आएगा कि सर सरफेस इंटीग्रल यानी क्या। तो सरफेस इंटीग्रल जो होता है उसे ये चीज से डिनोट करते हैं, डबल इंटीग्रेशन ऑफ एस कर्ल ऑफ ए डॉट डी एस। अब ये कर्ल क्या है ये अगर आपको समझना है, यहाँ पे तो प्रूफ में तो इतना कुछ जरूरी है नहीं और न्यूमेरिकल में भी इतना जरूरी है नहीं, लेकिन समझना है कर्ल यानी क्या। तो आप यूट्यूब पे कर्ल लिख लेना और अपनी चैनल का नाम लगा देना तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। खैर, यहाँ पे ये जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल, ठीक है। अब सरफेस इंटीग्रल को और अच्छे से समझते हैं, ये इक्वेशन बोलना क्या चाहता है। तो यहां पे सपोज करता हूं मैं एक सरफेस, मैंने ऐसा कुछ सरफेस मैंने कंसीडर कर लिया, ठीक है। ये एक सरफेस है, मेरा एस सरफेस नाम दे दिया, ठीक है। अब ये जो सरफेस है उसका कुछ एरिया होगा और एरिया हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमें याद रखना होगा। एरिया हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और उसका डायरेक्शन जो होता है वो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो एक सरफेस, मैंने कुछ ऐसा सरफेस बनाया है, ये सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे भी इसका एरिया वेक्टर हो सकता है या एरिया का डायरेक्शन, एरिया वेक्टर ये डायरेक्शन में भी हो सकता है, वो तो न्यूमेरिकल पे डिपेंड करता है। तो खैर अभी तो हम एक एरिया वेक्टर हम बता देते हैं ये डायरेक्शन में। ये क्या बताया हमने, परपेंडिकुलर बताया, ये क्या हो गया इसका एरिया वेक्टर, ये क्या हो गया इसका एरिया वेक्टर, ठीक है। ये एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। अब हम क्या करेंगे, ये सरफेस को अगर बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, छोटे 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 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो ये एक सरफेस जो होगा वो किसके बराबर होगा, डी एस के बराबर होगा, ठीक है। और उसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, एरिया वेक्टर वही होगा परपेंडिकुलर। एरिया क्या बताता है, ये वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, मैग्नीट्यूड नहीं बताता। ये ds छोटा सा एरिया लिया, उसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर। ये ds छोटा सा हमने एरिया लिया, ds एरिया, उसका एरिया वेक्टर कैसा, परपेंडिकुलर, ठीक है। ऐसे सारे छोटे 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 ds 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 जो सरफेसेस है उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बाद में उसका इंटीग्रेशन ले लेंगे तो पूरा हमें सरफेस इंटीग्रल मिल जाएगा। तो वही बात यहाँ पे लिखी है, क्या किया है, ये छोटे छोटे ds है, सारे का एरिया कितना है, a के बराबर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इंटीग्रेशन ले लेंगे, सबको जोड़ देंगे, ds इंटू ए, 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 सारे का इंटीग्रेशन ले लेंगे, जोड़ लेंगे उसको। तो इनको जोड़ना है तो इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। डबल इंटीग्रेशन क्यों यूज किया, क्योंकि सरफेस एरिया है, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, यानी L इंटू बी आता है। एक इंटीग्रेशन L के लिए ले लो, दूसरा इंटीग्रेशन B के लिए ले लो। L इंटू बी क्या हो गया, सरफेस एरिया हो गया, तो सरफेस लिख लिया। A इंटू ds कर लिया, छोटे 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 ds को मल्टीप्लाई विथ A के साथ मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, डबल इंटीग्रेशन किया, क्यों, सरफेस है तो L इंटू बी। तो आई होप सरफेस इंटीग्रल क्या है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये जो सरफेस इंटीग्रल है उसको ये स्टोक्स थ्योरम किस में कन्वर्ट कर देता है, लाइन इंटीग्रल में। लाइन इंटीग्रल यानी क्या, अब हम एक काम करते हैं कि ये जो हमारा सरफेस है उसका ये बाउंड्री हो गया, ये बाउंड्री हो गया, पूरा बाउंड्री हो गया, ठीक है। ये बाउंड्री को हम सी नाम दे देते हैं, ये बाउंड्री को हम सी नाम देते हैं, क्लोज कर्व है, क्लोज कर्व है। तो यहाँ पे मैंने इसे सिंबल बनाया है सर्कल का, ये क्या बताता है, क्लोज्ड कर्व है, बंद है, ठीक है। तो ये बाउंड्री को हम सी नाम दे दिए, ठीक। अच्छा, अब बाद में वापस से ये एरिया तो एज इट इज रहेगा, जो एरिया वेक्टर, एरिया का डायरेक्शन जो है वो तो यही रहेगा, लेकिन अब हम क्या करेंगे, बाउंड्री पे काम करेंगे। ये पूरा बाउंड्री अगर हम खोलते हैं तो कितना लंबा होगा, कैसे मालूम चलेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, छोटा सा एलिमेंटल लेंथ dl हम ले लेंगे, ठीक है। सारे dl 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 को
मल्टीप्लाई एक दूसरे के साथ ऐड करते जाएंगे, इसका डीएल, इसका डीएल, डीएल 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 और उसका एरिया वेक्टर तो यही होगा, यानी डीएल इंटू ए कर देंगे सारे बाउंड्री पे, छोटा डीएल इंटू ए, छोटा डीएल इंटू ए, छोटा डीएल इंटू ए, छोटा डीएल इंटू ए, सबको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो वही किया है, ये ए इंटू डी आर, यहाँ पे मैंने क्या लिया था, डीएल लिया था। आप डीआर भी ले सकते हैं, लाइन इंटीग्रल के लिए डीएल मैंने बोला है, आप आर भी ले सकते हो, तो यहाँ पे आर ले लेंगे, ठीक है। ए इंटू डी आर, ए इंटू डी आर, ए इंटू डी आर, सबका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन से क्या मिलेगा, एक लाइन मिलेगा जिसे हम लाइन इंटीग्रल बोल देंगे, ए डॉट डी आर। आई होप बात समझ में आपको आ गई होगी, ठीक है। तो ये स्टोक्स थ्योरम क्या करता है, सिंपली एरिया वेक्टर को लाइन एरिया इंटीग्रल को, ये जो हमारा सरफेस इंटीग्रल है या फिर एरिया इंटीग्रल है, उसको लाइन इंटीग्रल में या लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देता है। तो स्टोक्स थ्योरम समझ में आ गया। अब देख लेते हैं इसका प्रूफ। तो एग्जाम में इसी तरीके से हमें लिख के आना है टू गेट द फुल मार्क्स। तो प्रूफ एकदम सिंपल सा है इसका। स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ऐसा कुछ डायग्राम बना देंगे। हम बोल देंगे कि हमने एक सरफेस एस कंसीडर किया है जिसका जो बाउंड्री है वो सी के बराबर है और इसका एरिया वेक्टर कुछ ए है जो परपेंडिकुलर अभी हमने देख लिया, और ये जो बाउंड्री है सी, उसमें से हम एक डी आर नाम का छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है। तो dr नाम का छोटा सा एलिमेंट ले लिया तो उसका सरफेस इंटीग्रल कैसे हम देंगे, अभी हमने देखा क्या करेंगे, a इंटू डी आर कर देंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे। तो वही किया, क्या किया, a इंटू डी आर कर दिया, उसका इंटीग्रेशन, साइकिल ऐसे क्लोज क्यों बनाया, क्योंकि ये पूरा क्या है, बाउंड्री, क्लोज बाउंड्री है, और c कर दिया, ठीक है। यानी कि हम बाउंड्री पे डी आर छोटा सा एलिमेंट लेके उसको ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे डी आर इंटू है, यहाँ पे डी आर इंटू है, यहाँ पे डी आर इंटू है, ऐसा क्लोज है तो हम सी लिख लेंगे और क्या कर देंगे, डी आर इंटू ए कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लाइन इंटीग्रल हो जाएगा। तो वही लाइन लिखी है, कंसिडर वन सरफेस एस हुज बाउंड्री इज सी, ठीक है। टेक द एलिमेंटल लेंथ dr whose line integral is given by this, यानी लाइन इंटीग्रल तो हमारे पास है। अब ये लाइन इंटीग्रल को किसमें कन्वर्ट करना है, सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है, वो हमें प्रूफ देखना है, ठीक। यानी कि यहाँ पे हमें ये वाली चीज प्रूव करनी है। ये तो हमने लाइन इंटीग्रल आसानी से लिख लिया, अब इसके हेल्प से हम ये वाली चीज प्रूव करेंगे जिसको बोलते हैं स्टोक्स थ्योरम का प्रूफ, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। आगे बढ़ लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो सरफेस लिया है नेक्स्ट स्टेप में, ये सरफेस को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी सरफेस S1 सरफेस S2 हो गई, उसी तरीके से इसकी ये बाउंड्री C1 हो गई और ये बाउंड्री C2 हो गई, ठीक है। यानी कि ये जो लाइन इंटीग्रल था, ये लाइन इंटीग्रल इसको किस में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट में। इसका मतलब ये जो लाइन इंटीग्रल था जो अभी हमने लिखा, उसको हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट में। दो पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे, एक पार्ट हो गया C1, एक पार्ट हो गया C2, ये C1 बाउंड्री, ये C2 बाउंड्री, ठीक है। बाद में ए तो सबका सेम होगा, क्यों, दो पार्ट में डिवाइड किया तो ए तो हमेशा परपेंडिकुलर आने वाला है। ए तो क्या बताता है, डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड यानी कि इसका मूल्य कितना है, मान कितना है, वो थोड़ी बताता है, वो तो सिंपली डायरेक्शन बता रहा है हमें। तो ए को एज इट इज रख लिया और यहाँ पे dr1 कर दिया, यहाँ पे dr2 कर दिया, ठीक है। dr की जगह पे यहाँ पे एक dr1 ले लिया हमने, यहाँ पे एक dr2 ले लिया। आई होप बात समझ में आ गई होगी। ये जो लिया है हमने उसको दो पार्ट में तोड़ दिया, C1 और C2 में ए एज इट इज रहेगा, प्लस कर लो ये dr1 और dr2 दोनों को जोड़ोगे तो ये पूरा ये वाला डायग्राम हमें मिल जाएगा, ये वाला इक्वेशन हमें मिल जाएगा। आई होप बात क्लियर हो चुकी होगी, ठीक। अब जैसे हमने इसको दो पार्ट में तोड़ा, ऐसे हम उसको n पार्ट में तोड़ेंगे, बहुत सारे पार्ट में तोड़ेंगे। तो वही लिखा है, सपोजिंग सरफेस इज डिवाइडेड इनटू nth पार्ट, n पार्ट में तोड़ देंगे। n पार्ट में तोड़ देंगे तब क्या होगा, यहाँ पे C1 आएगा, प्लस C2 आएगा, प्लस C3 आएगा, ऐसे करते करते क्या आएगा, Cn आएगा। तो वही बात लिखी है कि ये जो ओरिजिनल जो हमारा सरफेस था a डॉट dr वाला, ये जो लाइन इंटीग्रल था a डॉट dr वाला, उसको अब n पार्ट में तोड़ रहे हैं। n पार्ट में ऐसे ऐसे करके n पार्ट में हम तोड़ रहे हैं, ठीक है। n पार्ट में हम तोड़ रहे हैं। n पार्ट पे तोड़ने पर ये जो ओरिजिनल सरफेस है उसको कैसे लिख पाएंगे, C1 dr1 प्लस C2 dr2 प्लस C3 dr3, ऐसे करते करते Cn, a तो एज इट इज रहेगा drn, n पार्ट में हमने तोड़ लिया। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो यहां तक का, आगे बढ़ लेते हैं। अच्छा, अब n पार्ट में तो हमने तोड़ दिया। अब ये जो हमने इक्वेशन लिखा है उसको कुछ समेशन के फॉर्म में लिखते हैं, शॉर्ट करते हैं। कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे यही इक्वेशन लिखा है, तो ये इक्वेशन को हम समेशन के फॉर्म में कैसे लिख पाएंगे, ये इक्वेशन को, ये सारी चीज तो हम लिख लेंगे समेशन ऑफ i बराबर
1 से लेके n, n पार्ट में तोड़ा है तो i बराबर 1 से लेके n कर दिया, यानी क्या i बराबर 1 होगा तो c1 आएगा, i बराबर 2 होगा तो c2 आएगा, i बराबर 3 होगा तो c3 आएगा, और समेशन है यानी ये प्लस का सिंबल आता जाएगा, ठीक है, और n तक जाना है तो प्लस करके ये हमारा cn आ जाएगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। इंटीग्रेशन ऑफ c1 c2 c3 है, उसकी जगह हम ci कर देंगे, i की जगह 1 तो ये dri यानी dr1, i की जगह 2 तो c2, ये dr2, i की जगह n तो ये cn और drn। शायद से ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, गॉस थ्योरम का जब हमने प्रूफ देखा था तब याद हो तो जो इक्वेशन हमें मिला था n पार्ट में डिवाइड करने के बाद उसको हम vi से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे। क्यों? गॉस थ्योरम वॉल्यूम के ऊपर बेस था, यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम सरफेस के ऊपर बेस है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा उसमें हम क्या करेंगे, SI से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ SI, ठीक है। अच्छा, तो इसको मल्टीप्लाई किया SI से तो यहाँ पे SI आ चुका है, डिवाइड किया तो यहाँ पे SI आ चुका है। ये इक्वेशन को क्या किया, ये तो एज इट इज, ये तो हमारा ओरिजिनल लाइन इंटीग्रल है सरफेस का। कौन सा? ये वाला जो सरफेस था हमारा, ये वाला सरफेस, उसमें क्या किया था, एक dr तोड़ लिया था, एरिया वेक्टर a था, ये बाउंड्री c थी, तो हमने क्या लिखा था, साइक्लिक इंटीग्रेशन क्यों, क्लोज्ड है, क्या करते थे, छोटे से dr मल्टीप्लाई विथ a करते जाते थे तो उसको लाइन इंटीग्रल बोलते थे, तो वही लिखा है यहाँ पे, बराबर है। वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाए, इसके बराबर हो जाएगा, SI से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। इतने तक बात समझ में आ गई। अब दूसरी एक चीज, अब ये जो SI का जो वैल्यू होगा वो टेंड्स टू 0 होगा, टेंड्स टू 0 यानी कि 0 की ओर जाएगा, 0 नहीं होगा, 0 की ओर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने कितने पार्ट में डिवाइड करेगा, n पार्ट में डिवाइड किया है। हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, n पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसका मतलब क्या निकला कि अगर मैं एक छोटा सा एरिया SI लूं, सरफेस एरिया SI लूं, तो उसका वैल्यू कितना होगा, छोटा सा होगा, 0 के करीब करीब कुछ होगा, 0 नहीं होगा, 0 के करीब करीब कुछ होगा। यानी यहाँ पे हमने लिखा है हियर SI टेंड्स टू 0। शायद से बात समझ में आ गई होगी क्यों SI टेंड्स टू 0 है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने ये जो सरफेस है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया है, n पार्ट में, जिसका मतलब एक छोटा सा, अगर हम यहाँ पे एक एरिया लेते हैं, एक छोटा सा ds या s, तो ये SI टेंड्स टू कितना होगा, 0 होगा, 0 नहीं होगा, यानी टेंड्स टू 0 होगा, 0 के करीब करीब कुछ होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये SI टेंड्स टू 0, तो ये जो इक्वेशन था उसमें हम क्या कर देंगे, उसमें हम लिमिट SI टेंड्स टू 0 डाल देंगे। सेम इक्वेशन लिखा है, सेम इक्वेशन, खाली क्या किया, लिमिट SI टेंड्स टू 0 हमने डाल दिया, ठीक है। और ये समेशन वाला हटा दिया, अगर लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो, और यहाँ पे लिमिट SI टेंड्स टू 0 लिख सकते हो, ठीक है। अब SI टेंड्स टू 0 है, ठीक है, SI टेंड्स टू 0 अगर मैंने यहाँ पे रखा है, और अगर ये लिमिट मेरे को नेक्स्ट स्टेप में हटानी है, SI टेंड्स टू 0 इसके अंदर रखना है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो टर्म है, सपोज करते हैं ये 50 है, और ये SI कैसा है, SI टेंड्स टू 0 है, 0.00001 है, ठीक है। यानी कि इसके कंपेयर में ये निग्लिजिबल है, तो इसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, लिमिट डाल दी इसमें, ये यानी कि ये टर्म निकल गया तो ये भी निकल गया। क्यों निकल गया, ये 0.0001 है और ये 50 है, तो इसके कंपेयर में कुछ नहीं है, तो ऐसा ही निकल गया। लेकिन नीचे का ऐसा ही एज इट इज रखा, कितना है नीचे का ऐसा ही, 0.000001 नीचे का ऐसा एज इट इज रखा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे SI किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं है, जबकि यहाँ पे SI किसी के साथ मल्टीप्लाई था, तो हमने कंपैरिजन किया, 50 के सामने ये तो बहुत कम है, तो निग्लेक्ट कर दो। यहाँ पे अकेला है, यानी अब कंपैरिजन नहीं हो पाएगा हमसे, तो हम इसे निग्लेक्ट नहीं कर सकते। आई होप बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, क्या कि जब ये जो नीचे की टर्म है उसकी वैल्यू ऊपर की टर्म से, ऊपर कितना है 50, उस ऊपर की टर्म के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा कम हो, तब ये जो पूरा टर्म है, ये पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं कर्ल ऑफ A इंटू n कैप। n कैप क्या बताता है, dri क्या बताता है, डायरेक्शन। यहाँ पे हमने जो छोटा सा dr लिया, उसका डायरेक्शन सपोज ये डायरेक्शन है dri, ठीक है। अब ये डायरेक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, n कैप। एक n कैप हमने नाम दे दिया कि ये जो dr का डायरेक्शन है वो कुछ n कैप है। सपोज यहाँ पे हमने dr लिया है, तो इसका डायरेक्शन कौन सा है, n कैप है, टेंजेंशियली हमने बता दिया, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, वो चीज यहाँ पे रखी है, लिखी है क्या, जब नीचे की वैल्यू ऊपर की वैल्यू से बहुत कम हो, नीचे की वैल्यू ऊपर की वैल्यू से बहुत कम हो, तब ये जो पूरा टर्म है जो हमने लिखा है यहाँ पे, ये किसके बराबर हो जाएगा, कर्ल ऑफ A इंटू n, जहां पे n क्या बताता है, डायरेक्शन dr का,
ठीक है। तो बस तो ये जो इक्वेशन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, कर्ल ऑफ a इंटू एन में, ठीक है। ये कौन सा है पार्ट, ये हमारा है लाइन इंटीग्रल से हम शुरुआत की थी हमने, सरफेस की जो बाउंड्री थी उसको डी आर में तोड़ा था और बाद में सबका इंटीग्रेशन ले लिया था। तो ये कर्ल आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये a इंटू एन हो गया। अब ये वाली जो साइड है RHS जो साइड है हमारी, RHS साइड, ये साइड, इसको हम सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं, तो वही लिखा है कन्वर्टिंग RHS साइड इनटू सरफेस इंटीग्रल। तो सरफेस इंटीग्रल के लिए कितने इंटीग्रेशन चाहिए, 2 चाहिए। तो यही चीज यहाँ पे लिखी है पूरी, ठीक है। और बाद में 2 इंटीग्रेशन लगा दिए। 2 इंटीग्रेशन क्या बताएगा, सरफेस L इंटू बी बताएगा, मीटर स्क्वायर है तो लेंथ इंटू विड्थ या लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। और साथ ही साथ हमें ds भी ऐड करना पड़ेगा। क्यों ds ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने देखा था इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेंगे तो एक पार्ट का वैल्यू किसके बराबर होगा, ds के बराबर होगा, तो ds लगा दिया। यानी कि ये जो पूरा टर्म है राइट हैंड साइड उसको सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है, तो नंबर 1 क्या करना पड़ेगा, डबल इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा L इंटू बी, और बाद में उसका छोटा सा कुछ सरफेस एरिया होगा तो उसको ds हम बोल देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये जो हमारा लाइन इंटीग्रल था, ये पार्ट लाइन इंटीग्रल, उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पे हमारा प्रूफ होता है समाप्त। यहाँ तक लिखने पर हमें एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब एक चीज याद रखना, ये जो हमारा कर्ल ए है, कर्ल ए को हम रिप्लेस कर देंगे ग्रेडियंट इन क्रॉस ए से। अब ये भी याद रख लेना, अगर समझना है अच्छे से तो वापस से यूट्यूब पे कर्ल एंड ग्रेडियंट बाय हमारी चैनल का नाम लिख लेना, आपको मिल जाएगा। फिलहाल खाली याद रख लेना कि कर्ल ए को हम कैसे रिप्लेस करते हैं, कर्ल ए को हम ग्रेड या ग्रेडियंट इनटू ए से रिप्लेस करते हैं, बाकी की तो वैल्यू एज इट इज लिखी है। ds को हम कैसे रिप्लेस करेंगे, अभी हमने देखा ये जो एरिया होता है सरफेस एरिया, इसके 2 डायमेंशन होते हैं L इंटू बी, यानी कि dx इंटू डी वाई, dx इंटू डी वाई, ds को हम रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर dx इंटू dz भी आ सकता है, या फिर dz इंटू dy भी आ सकता है, यानी कोई भी 2 डायमेंशन आ सकते हैं। वो न्यूमेरिकल में क्या दिया है उस पर डिपेंड करता है। तो मैं बोलूंगा कि ये वाला जो इक्वेशन है खास याद रखना न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो जब हम न्यूमेरिकल पे बनाएंगे तब यहां से शुरुआत करेंगे। ये सीधा इक्वेशन हम ले लेंगे, बोल देंगे ये है स्टोक्स थ्योरम, लाइन इंटीग्रल को किस में कन्वर्ट कर दिया, सरफेस इंटीग्रल में। तो आई होप ये जो प्रूफ है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए रीड हार्ड वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।